नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। गांव किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको खेती किसानी और पशुपालन के संबंध में जानकारी देते हैं। साथ ही आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे कामयाब किसान से जो कि आज दूसरे किसानों के लिए मिसाल बन चुके हैं। तो आइए अपने आज के गाँव किसान कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट खेती किसानी से। किसान भाइयों बहनों, मशरूम की खेती हमारे देश में अब काफ़ी लोकप्रिय हो रही है, जिसे कुछ समय पहले तक कोई जानता भी नहीं था। अब बाजारों में बढ़ती मांग के कारण हमारे किसानों का रुझान भी मशरूम की खेती की ओर आकर्षित हो रहा है। किस तरह से आप कर सकते हैं मशरूम की खेती और कौन सी अच्छी किस्म का आप चयन करके ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं, आइए आज आपको इसी के बारे में जानकारी देते हैं हमारे आज के खेती किसानी सेगमेंट में। मशरूम जल्दी से तैयार होने वाली फसल है जिसे आसान विधियों से उगाया जाता है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए ज्यादा स्थान और पूंजी की जरूरत नहीं होती, इसलिए भूमिहीन युवाओं में मशरूम उत्पादन काफी लोकप्रिय हो रहा है। इसमें मौजूद प्रोटीन, विटामिन, रेशे, लौह, मैग्नीशियम, जिंक, पोटेशियम हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी को पूरा करते हैं, जिनसे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और रोगों से काफी हद तक छुटकारा मिलता है। इसलिए मशरूम हमारी थाली और बाजार का हिस्सा होते जा रहे हैं। प्रयागराज के युवा संतोष कुमार ने नौकरी न मिल पाने पर मशरूम उत्पादन का काम शुरू किया। इसे शुरू करने के लिए संतोष ने मात्र 1000 रुपए व्यय किए, लेकिन सिर्फ आधी फसल से ही उन्हें करीब 2700 रुपए का मुनाफा हुआ। मशरूम उत्पादन को लेकर क्या है संतोष की राय, आइए जानते हैं। मेरी एजुकेशन पोस्ट ग्रेजुएशन है और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद हमने नौकरी के लिए प्रिपरेशन करना शुरू किया और उसके बाद 6 ईयर हमने प्रिपरेशन किया। उसके बाद सिलेक्शन ना होने के कारण हम घर पर आकर कृषि कार्यों में लगे। कृषि कार्य में अच्छा ना कर पाने के कारण हमने मशरूम सेक्टर के बारे में जानकारी मिली। उसके बाद इंटरनेट के माध्यम से हमने KVK सर्च किया, उसमें राणा सर का नंबर मिला और राणा सर से बात किया तो फिर ट्रेनिंग की बात हुई और ट्रेनिंग होने के बाद हमने इस लगभग 80 बैग लगाया हूँ और इसमें अभी तक इसकी जो लागत आई है 1000 रुपये आई है और अभी तक हमने 2700 रुपये का बिक्री कर लिया है, जबकि इसकी अभी आधी क्रॉप आई है और आधी क्रॉप अभी बाकी। हर सफलता के पीछे सही रणनीति होती है और सही रणनीति के लिए हमें जानकार के मार्गदर्शन की जरूरत होती है। संतोष ने इस काम को शुरू करने के लिए KVK से प्रशिक्षण लिया और जाना कि किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आइए हम भी जान लेते हैं मशरूम उत्पादन से जुड़ी विशेषज्ञ की राय। कृषि विज्ञान केंद्र मशरूम की ट्रेनिंग किसानों के लिए समय समय पर देता रहता है। अभी हमने जो है करीब 100-150 किसानों की जो है प्रशिक्षण जो है इस कोविड पीरियड में मैंने किसानों को दिया है, जिसमें बटन मशरूम, ऑयस्टर मशरूम, मिल्की मशरूम, इसमें मुख्य रूप से जो इस सीजन को देखते हुए इस ठंडी के समय में बटन मशरूम हमारे किसान भाई ज़्यादातर करते हैं। इलाहाबाद में इसकी डिमांड भी बटन मशरूम की ज़्यादा है। उसके अलावा बटन मशरूम फरवरी मार्च में लगभग समाप्ति की ओर हो जाता है, तो उसके बाद किसान भाई हमारे क्या करें, उसके लिए हमने जो है ऑयस्टर मशरूम की भी जो है प्रशिक्षण किसानों को दिया है। ऑयस्टर मशरूम 2 महीना मई जून में छोड़ करके बाकी सारे समय मशरूम की जो है खेती किसान भाई कर सकते हैं। तो इसमें हमारे ज़्यादातर करीब 70% किसान जो है आज के डेट में बटन के साथ साथ ऑयस्टर मशरूम की खेती भी करना चालू कर दिए हैं। उसी में से एक संतोष कुमार मौर्य मवाइमा ब्लॉक में है, ये भी ऑयस्टर मशरूम इस साल शुरू किए हैं। ऑयस्टर मशरूम में टेम्परेचर जो है 18 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड इसमें टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है, जो 2-3 महीने को छोड़ के बाकी सारे समय इसको जो है अनुकूल जो है टेम्परेचर मिलता रहता है।
ऑयस्टर मशरूम में सबसे पहले गेहूं के भूसे में, धान की कुट्टी में, मक्के के तने से इसको जो है किया जा सकता है। ये गांव में इजीली अवेलेबल हो जाता है। ये इसलिए भी आवश्यकता पड़ी कि ज़्यादातर जो कैंसर के पेशेंट होते हैं, जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, जो हाइपरटेंशन के, ब्लड प्रेशर के पेशेंट होते हैं, जो ओबेसिटी के, जो मोटापा है, उनके लिए जो आजकल ज़्यादातर समस्या माल न्यूट्रिशन की, कुपोषण की जो समस्या है, वो भी काफ़ी हद तक जो है हमारा मशरूम जो है दूर करता है। ये जो मशरूम में, ये सब लोग जानते हैं कि ज़्यादातर विटामिन्स, प्रोटीन, मिनरल्स काफ़ी मात्रा में इसमें पाए जाते हैं, जो कुपोषण को जो है दूर कर सकते हैं। मशरूम में जितनी खूबियां छुपी हुई हैं, उतना ही आसान है इसका उत्पादन करना। किसान या बेरोजगार युवा इसे अपनाकर न सिर्फ आत्मनिर्भर हो सकते हैं, बल्कि समाज को पोषण से भरा आहार देने में भी मदद करते हैं। तो अभी आपने देखा सेगमेंट खेती किसानी। कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट हमारा पशुधन। किसान भाइयों बहनों, अपने आज के सेगमेंट में हम आपको जानकारी देने वाले हैं सूकर पालन के बारे में। किस तरह से आपने सूकर पालन करना है और ये करके कैसे आप अपनी आमदनी में इजाफा कर सकते हैं, आइए तमाम बातें जानें इस विशेष रिपोर्ट में। भारत की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में पशुपालन का काफी योगदान रहा है। लगातार डेयरी और मांस उत्पादन में वृद्धि देखी जा रही है। इस वृद्धि में सूकर मांस का भी बड़ा हिस्सा शामिल है। सूकर पालन को मुनाफे का व्यवसाय बनाने के लिए उचित प्रबंधन, पोषण और प्रजनन की तकनीकों को जानना जरूरी है। यदि सही तरीकों से सूकर पालन किया जाए तो आय और रोजगार दोनों में वृद्धि की जा सकती है। गांव से लेकर शहरी इलाकों में लोग इस व्यवसाय में रुचि ले रहे हैं। सूकर पालन कम पूंजी और कम जगह से शुरू किया जा सकता है। बस कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। मैं बात करूंगा इसके सूकर पालन के बारे में कि आप जानते हैं कि अगर हम सूकर पालन करते हैं तो सूकर पालन से हमें कितना ज़्यादा फ़ायदा है। एक सूकर पालन करने वाला आदमी जो है, जो 10 और 2 से शुरू करता है, 10 मादाएं और 2 नर, अगर 10 और 2 से शुरू करता है तो मैं सबसे पहले इसका एक छोटा सा इकनॉमी आपको बता देता हूं, जिससे कि आपको पता चलेगा कि ये बिज़नेस हमारे किसानों के लिए और हमारे अन्य ऐसे व्यवसायी लोगों के लिए कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर एक आदमी 10 और 2 से इसको शुरू करता है तो इनका उत्पादन जो है पिगरी का, वो हर वर्ष कम से कम
10 से लेकर के 16 बच्चे देने की होती है। एक मादा की जो कैपेसिटी होती है, एक मादा जो बच्चे देती है वो 6 से 18 बच्चे तक देती है। और ये 6 से 18 बच्चे देती है, ये निर्भर करता है उस मादा की ब्रीड के ऊपर। तो हम आपको बता रहे हैं कि अगर 10-2 से एक किसान शुरू करता है इस बिज़नेस को, तो एक साल में अगर हम 6 भी ना माने और 18 भी ना माने, तो एक एवरेज अगर हम 10 का मानते हैं तो उस 10 में 10 मादाओं से 100 बच्चे पैदा होते हैं। और 100 बच्चे एक साल में ये मादा 2 बार बच्चे देती है। इनका जो ब्यात का टाइम होता है वो 4 महीने का होता है, तो एक साल में 2 बार ये बच्चे देती है। तो आप सोचिए कि 10 मादाओं से एक बार में आपको 100 बच्चे और दूसरी बार में 100 बच्चे, तो इस तरह से हमारे पास एक साल में 200 बच्चे आते हैं। और इन बच्चों की जो कीमत होती है वो मार्केट में 3000 से 5000 अकॉर्डिंग टू ब्रीड जो है हम इसको बेच सकते हैं। तो हमारे किसान भाई ये समझ सकते हैं कि 200 बच्चे अगर हम 3 से 5 हज़ार के रुपए में बेच रहे हैं तो हमको किस तरह की आमदनी हो जाती है। और इस तरह की आमदनी जो है इसको हम अपने लैंग्वेज में कहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जो हम पैसा कमाते हैं वो है ये। तो किसान भाइयों को मैं बता रहा था कि इसमें जो है जो आमदनी है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। फ्री ऑफ कॉस्ट का मतलब हो गया कि हम जो 200 बच्चे बेच रहे हैं या 200 बच्चे जो हम सेल कर रहे हैं उन पर आपका एक भी रुपए का खर्चा नहीं आया। जो भी खर्चा आता है वो उसकी माँ को पे खर्चा आता है। और 45 से 60 दिन तक माँ जो है वो बच्चों को अपने पास रखती है और 60 दिन के बच्चे जो हैं हम बेच देते हैं। तो जो खर्चा आता है हमारा माँ का आता है। तो माँ को पालन पोषण के लिए जो हम खाना देते हैं 4 से 4.5 किलो, वो सिर्फ माँ के लिए देते हैं, लेकिन बच्चों पे कोई खर्चा नहीं आता है। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि जो हम बच्चे बेच रहे हैं वो बच्चे हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट बेचे जाते हैं। तो ये एक छोटा सा इकनॉमी मैं आपको बताया है सिर्फ आइडिया लगाने के लिए कि आप सोच सकते हैं कि जब हम एक साल में 200 बच्चे बेच करके और 3000 से 5000 के बीच में हम इसको बेच सकते हैं, तो आने वाले समय में ये जो फैरोइंग रेट है, जो बच्चे देने की क्षमता है, वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है ब्रीड के हिसाब से। जैसे जैसे ब्रीड होंगे उसी तरह से ये बढ़ती चली जाती है। अब हम बात करते हैं इनके रख रखाव की। इनके रख रखाव में थोड़ा सा फ़र्क होता है कि इनके लिए जगहें ऐसी बनाई जाती हैं जो आधी छायादार हो और आधा खुला हो। तो एक जानवर के लिए कम से कम 8 से 9 फीट एक वयस्क मादा के लिए जो लंबाई चौड़ाई होती है वो एक बाड़े की जो है वो 12 से 15 फीट होनी चाहिए लंबाई, और चौड़ाई जो है 5 से 8 फीट एक नर के लिए। तो उसमें आधा जो है वो छायादार होगा और आधा खुला हुआ होगा। तो जाड़े के समय में ये पशु जो है वो बाहर आकर के धूप सेक सकता है और गर्मियों के समय में वापस अंदर जा कर के छाया में रह सकता है। चूँकि ये चर्बीदार जानवर होता है, इसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए इसको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। तो इसलिए इनके पानी की व्यवस्था थोड़ी अच्छी करनी पड़ती है। साफ़ स्वच्छ पानी दीजिए। और भोजन की जहाँ तक हम बात करते हैं, भोजन में ये पशु एक ऐसा पशु है सारे पशुओं में जो कि हर तरह के खाने को डाइजेस्ट कर लेता है। और इसको जो है वो भूख बहुत ज़्यादा लगती है। इसकी भूख लगने की क्षमता जो है बहुत ज़्यादा होती है, लगातार इसको भूख लगती है, क्योंकि इसका डाइजेशन सिस्टम जो है वो बहुत अच्छा होता है। तो 4 से 4.5 kg जो है इसको प्रतिदिन एक वयस्क नर और मादा को आवश्यकता होती है। लेकिन अगर आप इसको 8 किलो भोजन दे देंगे तो ये 8 किलो भी भोजन वैसे ही का वैसा खा लेता है। आप इनको भोजन में जो है हरा चारा, और इनके लिए एक विशेष ग्रोथ प्रमोटर आता है। वो ग्रोथ प्रमोटर जो है हम इनको देते हैं ख़ास तौर से उन पशुओं में जो बच्चे देने वाले होते हैं। तो वो ग्रोथ प्रमोटर एक पाउडर के रूप में आता है जो बाज़ार में मिलता है, और उसको हम इसलिए देते हैं सिर्फ कि जो मादाएं बच्चा देने वाली होती हैं या बच्चा दे चुकती हैं, उनके अंदर उनके बॉडी में किसी भी तरह का न्यूट्रिएंट्स की कमी ना हो, उसकी वजह से हम इनको वो सारे भोजन वो ग्रोथ प्रमोटर देते हैं खास तौर से। इसके अलावा बीमारियों से पशु को बचाने के क्या उपाय करें, ये भी जान लेते हैं। स्वाइन फ्लू जो है इसका टीकाकरण है, और साल में 2 बार टीकाकरण कराना चाहिए। और वो टीकाकरण जो है
बरसात आने से पहले और जाड़ा शुरू होने से पहले, ये 2 टाइम में स्वाइन फ्लू का टीकाकरण बहुत ही आवश्यक है। लेकिन अगर हमारे किसान भाई के पास उपलब्ध नहीं होता है किसी कारणवश, तो बरसात आने से पहले तो हर हाल में ये टीकाकरण करा ही लेना चाहिए, क्योंकि बरसात के बाद जो ह्यूमिडिटी पैदा होती है उस ह्यूमिडिटी में सबसे ज़्यादा ये बीमारी के वायरस जो हैं वो डेवलप होते हैं। तो ये स्वाइन फ्लू का जो टीका है वो हर एक सरकारी जगहों पे जो है आसानी से मिल जाता है। आप इसके लिए ऑर्डर प्लेस कर दीजिए, आपको आसानी से बड़े सस्ते दरों में जो है ये मिल जाता है। तो स्वाइन फ्लू का टीका आप करवा लीजिए, आपके पशु बीमारी से रहित रहेंगे। इसके अलावा जो रखने की जगह होती है, जहाँ पे आप पशुओं को बांधते हैं या पशुओं को रखते हैं, वो जगह चिकनी नहीं होनी चाहिए। किसी भी हाल में इन पशुओं के खुर जो हैं वो गीले नहीं होने चाहिए। अगर इन पशुओं के खुर गीले हुए तो वहाँ पर जो है पक जाने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, और उसके बाद ये पशुओं के खुरों के बीच में जो है वो मवाद सा पैदा हो जाता है, और वो मवाद जो है घाव बन जाता है, और घाव बनने के बाद ये कंडीशन आ जाती है कभी कभी कि उसमें सड़न पैदा हो जाती है। तो हमेशा ये ध्यान रखें, ये पशु ऐसे हैं, इनको पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसी कंडीशन ना रखें। जैसे कि आप जाड़े के टाइम में जब धूप बहुत कम होती है, उस टाइम में इनके खुरों को ऐसा व्यवस्था करें कि वो जगह खुरदुरी हो तथा साफ़ सुथरी हो। वहाँ पे किसी भी तरह का कोई ऐसा मॉइस्चर ना हो कि इनके मल द्वारा इनके पैरों में चिपका रह जाए, या वहाँ पे कुछ भोजन इस तरह का गीला हो जो इनके पैरों में चिपका रह जाए। तो इस परिस्थितियों में इनकी ज़्यादा संभावनाएं होती हैं खुरों को पक जाने की। तो ये एक ऐसी बीमारी है जो कि आम बीमारी है। इसके अलावा एक और बीमारी होती है जो कि इन पशुओं के बदन में होती है, वो बदन में जो है खुजली की बीमारी होती है। वो खुजली की बीमारी बड़ी आम बीमारी है, हर जगहों पे हो जाती है, और वो गंदगी की वजह से होती है। आप कितना भी सफाई रख लो, लेकिन फंगल इन्फेक्शन जो है वो खाने के द्वारा हो सकता है, मनुष्यों के द्वारा हो सकता है, या आपके जो चारे आप बाहर से मंगवाते हो उन चारों में कुछ फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, जो कि इन पशुओं के बदन पर दिखाई देता है, और वो खुजली के रूप में इनके बदन पे दिखाई देता है। और वो खुजली जो है वो सल्फ़र के ड्रग्स का आप इस्तेमाल करें। सल्फ़र ड्रग्स होते हैं, सल्फ़र ऑइंटमेंट होते हैं, सल्फ़र के बहुत से ऐसे चीज़ें होती हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं इनके खुजली के रोगों को दूर करने के लिए। इन बीमारियों से बचने के लिए, इन बीमारियों से घबराने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी तरह की बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। जो मैंने बताया कि वायरल बीमारी जो होती है, सिर्फ वही एक ऐसी ख़तरनाक बीमारी है जिसकी वजह से पशुओं में 99% मोर्टेलिटी होती है। मृत्यु दर जो है वो 99% होता है। और ये जो स्किन डिजीज़ है, इनका निवारण जो है आपके पशु चिकित्सा अधिकारी से मिल करके ब्लॉक लेवल पर जा कर के हमारे किसान जो हैं आराम से इसकी जो है जानकारी ले सकते हैं और अपने पशुओं को ठीक करा सकते हैं। किसी भी व्यवसाय को शुरू करने से पहले उसका समुचित ज्ञान लेकर शुरू किया जाए तो अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। सूकर पालन में भी खास बातों का ध्यान रखकर कम समय में बेहतर लाभ लिया जा सकता है। तो अभी आपने सूकर पालन से संबंधित तमाम जानकारियां हासिल की। अब आइए बढ़ते हैं आगे और एक नजर डाल लेते हैं इस माह के पशुपालक कैलेंडर पर। पशुओं को उनकी शारीरिक अवस्था एवं आवश्यकता के अनुसार उचित मात्रा में खनिज मिश्रण करीब 30 से 50 ग्राम प्रतिदिन देना चाहिए। इस माह में पशुओं को खुरपका, मुंहपका यानी एफएमडी, एंथ्रेक्स, रेबीज व अन्य रोगों के विरुद्ध टीकाकरण अगर नहीं हुआ है तो टीकाकरण अवश्य कराएं। आने वाले समय में पशुओं में गर्भ संबंधी एवं अन्य रोगों की समस्या होने पर तुरंत चिकित्सीय परामर्श लेना चाहिए। यदि दूध उत्पादन में कमी हो रही है तो पशुओं के पोषण पर विशेष ध्यान देना चाहिए। साथ ही पशु चिकित्सक के परामर्श अनुसार आवश्यक जांच यथा दूध, पेशाब, खून जांच इत्यादि करवाना चाहिए। तो अभी आपने देखा इस माह का पशुपालक कैलेंडर। कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस लेकर कामयाब किसान की कामयाबी की कहानी। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ।
बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट कामयाब किसान की दास्तान। किसान भाइयों बहनों, अपने आज के सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसे कामयाब किसान से जिन्होंने अपने सफलता के रास्ते को खुद ब खुद बनाया है। तो फिर आइए देखते हैं उनकी सफलता की ये कहानी, उन्हीं की मुँह जुबानी। तेजी से बदलती तकनीकी ने हमें कई सुविधाएं दी हैं, जिससे हमारी जिंदगी सहूलियत भरी हो गई है। लेकिन इस सब के बीच हमने कुछ खोया भी है, और वो है पोषण से भरपूर आहार। पर्यावरण प्रदूषण और रसायन युक्त खेती ने हमें सेहतमंद आहार से कोसों दूर कर दिया है, जिससे हम नई नई बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। इस सब बातों का ही परिणाम है कि किसान अब फिर से जैविक खेती की तरफ वापस मुड़ रहे हैं। हरियाणा के पुनीत ऐसे ही एक किसान हैं जो अपनी नौकरी के साथ जैविक खेती कर रहे हैं। पुनीत वैसे तो नोएडा की एक कंपनी में प्रबंधक के पद पर हैं, लेकिन बढ़ते प्रदूषण के बीच बेहतर और फसलों की गिरती गुणवत्ता को देखते हुए उन्होंने खुद खेती करने की ठानी, और आज वो इन दोहरी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं। इस सब के बीच पुनीत को इस बात की संतुष्टि है कि वे लोगों को पोषण युक्त आहार दे रहे हैं, वो भी जैविक रूप से तैयार। पुनीत बताते हैं कि इस मेहनत का असर ये हुआ कि पुनीत के परिवार के सदस्य यदाकदा ही डॉक्टर के पास जाते हैं, जो पहले अक्सर जाया करते थे। उनका कहना है कि ये सब जैविक फसलों का ही असर है। आज उनके खेतों में अनाज, दाल, तिलहन फसलें, फल, मौसमी सब्जियां आदि देखी जा सकती हैं। उनके बागों में करीब 30 प्रकार के फलों के पौधे मिल जाएंगे, जिससे साल भर फलों की आवक होती रहे। पुनीत ने अपने इस पावन कार्य में बाकी किसानों को भी जोड़ा है। पर ये बेसिकली प्रॉब्लम क्या थी कि हम कमा भी अच्छा रहे हैं, नौकरी भी अच्छी है, शहरों में रह रहे हैं, बट बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं और हम खुद भी स्वस्थ नहीं हैं, बच्चे स्वस्थ नहीं हैं। तो मुझे लगा कि इस तरह से तो हम जीवन व्यतीत नहीं कर पाएंगे और हमें वापस गांव की तरफ रुझान करना ही पड़ेगा। तो मैंने अपनी पैतृक ज़मीन पर जैविक खेती की शुरुआत की और बिना दवाइयों के, खाद के अपना खेती करनी शुरू की, और जिसके परिणाम मेरे परिवार की सेहत पे दिखने भी लगे और मेरे जो बच्चे थे और मेरे घर में जो भाइयों के बच्चे हैं उनका डॉक्टरों के पास जाना कम हो गया। पुनीत ने अपने काफिले को यहीं विराम नहीं दिया, बल्कि अपने खेतों में तैयार होने वाली फसलों से जैविक उत्पाद भी बना रही हैं, जिसकी मार्केटिंग के लिए वो सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं। हालांकि उनके जैविक उत्पादों की कीमत अन्य से थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन बेहतर स्वास्थ्य के लिए उपभोक्ता सहज ही ले लेता है, जिससे किसान को भी वाजिब मुनाफा मिल सके। पुनीत के फार्म में देसी गाय भी मिल जाएंगी। वो मानते हैं कि देसी गाय का दूध सेहत के लिए बेहद लाभकारी है। साथ ही इनके गोबर व गौमूत्र से जैविक खाद बनाई जाती है। जी, जो भी किसान भाई जैविक खेती करते हैं उनके लिए देसी गाय पालना बहुत ज़रूरी है
और देसी गाय जब हम पालते हैं तो जो देसी गाय का दूध होता है उसको अमृत के समान माना जाता है। जो माँ का दूध होता है उसके सबसे पास में देसी गाय का दूध होता है। और जो जर्सी गाय होती है और जो देसी गाय होती है उसमें बेसिक फ़र्क क्या होता है, देसी गाय में A2 क्रेटाइन प्रोटीन होता है जो आदमी पचा सकता है और आदमी के लिए बेनिफिशियल होता है। और जो जर्सी और बाकी होती है उनमें जो A1 प्रोटीन होता है उसको आदमी पचा नहीं सकता, उससे बीमारियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। जैविक उत्पाद हमारे स्वास्थ्य ही नहीं बल्कि पर्यावरण के लिए भी बेहद फायदेमंद है। इसलिए किसान जैविक खेती को अपनाकर कृषि जगत में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। तो अभी आपने मुलाकात की हमारे आज के कामयाब किसान से। इसके साथ ही हम उम्मीद करेंगे कि हमारे आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियां भी आप सभी के जरूर काम आएंगी। तो आज के लिए केवल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।